यस। मैडम हमें बताएं कि आजकल जो है ना वो हार्मोनल इश्यूज़ जो हैं वो वुमेन में क्यों ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि स्ट्रेस, ठीक है, ख़वातीन के अंदर स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। मर्दों के लिए जहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं सर्वाइवल के, महंगाई के, तो इन्फ्लेशन के, तो वहाँ ख़वातीन के लिए भी आपको पता है इम्पैक्ट फिर फैमिली पर आता है। फिर हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा वर्किंग वुमेन को नहीं सपोर्ट किया जाता कि वो निकल के काम करें, या इवन अगर होम बिज़नेस भी करना चाह रही हैं तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो उनके पास अवेलेबल नहीं होती है। तो स्ट्रेस की वजह से फ़ीमेल्स के अंदर हार्मोन प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हैं, इनफर्टिलिटी इश्यूज़, पॉलीसिस्टिक ओवरीज़, ये सब फीमेल हार्मोन्स, थायराइड के प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो गए हैं। एक ज़माने में जब हम मेडिकल लाइफ में थे तो हम ख़वातीन को एक ख़ास एज में देखते थे जो आती थी, प्रेजेंट करती थी, लेकिन अब तो सिस्टम ही नहीं था जो आप सिस्टम बताइए, वो तो सिस्टम ही नहीं था। अब तो यंग लड़कियां 12-13 साल की लड़कियां 14-15 साल की आती हैं हमारे पास प्रॉब्लम्स, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स लेकर, तो उनको बहुत कॉमन हो गए हैं ये प्रॉब्लम्स ना। प्लस ये कि ये जो फॉल्टी डाइट्स अब अवेलेबल हैं, ऑर्गेनिक फास्ट फूड का इंटेक ज़्यादा है, ऑर्गेनिक के नाम पर हमें नहीं पता हम क्या सब्जियां ले रहे हैं, क्या फल ले रहे हैं, क्या एग्स, क्या मीट, तो ऑब्वियसली इन सब चीज़ों का भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। और फिर ये कि चूँकि अगर माँ की डाइट प्रॉपर नहीं रही है अपने बचपन और जवानी में, तो वो जो उसकी बेटी होगी वो भी डेफिशिएंट होगी। उसके अंदर अगर माँ को 40 साल की उम्र में कोई प्रॉब्लम हुआ है तो बेटी को 20 साल में हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। प्लस स्ट्रेस जो है वो तो वैसे ही ट्रिगर करता है, तो लोगों का ट्रीटमेंट नहीं होता। फिर अगर मैरिड फीमेल्स हैं, बच्चे नहीं होते, तो और इन लॉस का प्रेशर, तो स्ट्रेस में चीज़ें सिर्फ बिगड़ती हैं तो वो बेहतर नहीं होती हैं। ये है। अच्छा, हार्मोन और डायबिटीज़ का आपस में कोई रिलेशन है? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जो इंसुलिन है, ठीक है ना, तो जो इंसुलिन है वो भी हार्मोन के ज़रिए रिलीज़ हो रही है। और इंसुलिन जो है, जब हमारा स्ट्रेस लेवल्स बढ़े हुए होते हैं तो उसमें हमारी शुगर मज़ीद बढ़ती है, ठीक है, तो वो हमारा, क्योंकि कॉर्टिसोल लेवल जो कि अगेन एक हार्मोन है, वो बढ़ रहा होता है, तो ये बहुत ट्रिगर करती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि स्ट्रेस की वजह से शुगर हो जाती है, वो तो ऑब्वियसली एक जेनेटिक है फैक्टर उसका, लेकिन ट्रिगर ज़रूर होती है। आप लाख अपनी शुगर को नॉर्मल करना चाहें, अगर स्ट्रेस लेवल्स आपके बढ़े हैं तो आप नहीं उसको रख पाएंगे। आप लाख इंसुलिन ले लें, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स का यूज़ कर लें, लेकिन वो है एक मतलब एक चीज़ हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं कि जिस आप शुगर की बात कर रही हैं, तो शुगर जेनेटिकली होती है और दूसरा स्ट्रेस की वजह से आप जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आपके ये हैं कि जी आपने कंट्रोल नहीं किया, आप अपना अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं, वॉक नहीं कर रहे हैं, आप अपनी जो टाइमिंग, जो मेडिसिन हैं वो टाइम पे नहीं ले रहे हैं, रेगुलर अपनी शुगर की मॉनिटरिंग नहीं कर रहे, जगह जगह क्वैक्स बैठे हुए हैं जो शहद के ज़रिए और गुड़ के ज़रिए वो शुगर के इलाज कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली एवरीवन नोज़ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये चीज़ें लोगों की थोड़ी ज़ईफ़ुल एतक़ादी भी है, डॉक्टर से ज़्यादा उन लोगों पर है, तो ये सारी चीज़ें ट्रिगर करती हैं और इन चीज़ों का मतलब ऑब्वियसली एंड रिज़ल्ट ज़रा कमी अच्छा देखने में आया। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो, जैसे गुड़ की बात की आपने, हनी की बात की, वो खा सकते हैं? देखिए, मकसद हमारा ये होता है कि हम पेशेंट की शुगर को कंट्रोल में रखें। डायबिटीज़ अब इतनी कॉमन हो गई है कि हम उसको, इट्स मोर लाइक कि हम उसको कंट्रोल करें। अपने शुगर लेवल्स अगर ब्लड में आपके कंट्रोल्ड हैं तो आप तमाम डेली अपनी रूटीन लाइफ आप जी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, आप चीज़ें खा सकते हैं लिमिट में रहकर। पोर्शन कंट्रोल जो बताया जाता है वो इसीलिए बताया जाता है। अब हमारे यहाँ ये नॉर्मल प्रैक्टिस है कि जी अब आम आ गए हैं, तो जब तक हर आम का फ्लेवर एक दिन में एंजॉय ना करें तो लोगों का शायद खाना हजम नहीं होता है। तो ऐसा नहीं, थोड़ा सा लिमिट में रहकर और आप सब चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं, अपनी शुगर्स मॉनिटर करें, दवाइयाँ टाइम पर लें, तो चीज़ें, और अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल। वॉक का हमारे यहाँ रुझान नहीं है, ना ख़वातीन में ना मर्दों में ना, और तो वॉक एटलीस्ट 10 मिनट से स्टार्ट करें, उसको 30 मिनट्स 40 मिनट्स पे आहिस्ता आहिस्ता लेकर जाएं। मैक्सिमम टाइम क्या होना चाहिए? मैक्सिमम 1 घंटा आप कर लें और नॉर्मल वो वॉक करें। आप हल्की थोड़ी सी ब्रिस्क खाली पेट वॉक करें तो बेहतर है, जैसे मॉर्निंग में या आप शाम का जो टाइम है तो उसमें आप वॉक करें तो वो बेहतर है। अच्छा, इवनिंग और मॉर्निंग की वॉक में डिफरेंस बताएं। मॉर्निंग वॉक के अंदर आपका, जब आप सुबह में सोकर उठते हैं तो आपके स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं, तो आपकी जो मॉर्निंग वॉक है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। जब आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, आपका कॉर्टिसोल रिलीज़ कम होगा, तो आपका वो इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा देगी, ज़्यादा तेज़ी से देगी। और शाम में आपका स्ट्रेस लेवल सुबह के मुकाबले में ज़्यादा होता है, तो आपको वो उसका इम्पैक्ट कम आता है। लेकिन अगेन, कुछ ना करने से करना बेहतर है। तो जो लोग सुबह में कहते हैं जी हमारा ये प्रॉब्लम है, हमें जॉब पे जाना है, या कोई वैसे ही नहीं कर रहा, तो हम कहते हैं चलो भाई शाम में कर लो। तो शाम में इम्पॉर्टेंट है, अगर नहीं सुबह में टाइम मिल रहा
आप शाम में कर सकते हैं। तो नाज़रीन यही गलत एक्सक्यूज ना है करो जमना है ना, एक्सक्यूज टाइम निकालना पड़ता है, निकालना पड़ता है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग कहा जाता है। कुछ ही कर लें, कुछ ही कर लें, इवनिंग में जो है इवनिंग में कर लें, असर तो हो जाता है ना, कुछ तो फर्क पड़ता है। बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। और क्या नाम है, मैंने बहुत सारी ऐसी वर्किंग वुमेन को जो ये कंप्लेन करती हैं जी मॉर्निंग में अर्ली जॉब आवर्स हैं, हमें निकलना पड़ता है, बच्चों को स्कूल भेजकर भागना पड़ता है, इवनिंग में होता तो मैं आई रिकमेंड देम कि आप इवनिंग में वॉक करें, और इसके रिजल्ट्स बाकायदा देखे गए हैं और बहुत अच्छे पॉजिटिव। यानी आपका लाइफ स्टाइल अगर हेल्दी होगा, आप वैसे भी अच्छा फील करोगे, एक्टिव भी रहेंगे आप, और अच्छा रहता है, अच्छा इम्पैक्ट रहता है। अच्छा मुझे बताएं कि वॉक की बात हो रही है हमारी, तो अक्सर कुछ लोग होते हैं जो वॉक करने में भी उनको पसीना नहीं आता है, तो वो कहते हैं कि अनहेल्दी है, ये क्या है? हाँ, क्योंकि देखिए हमारा जो बेसिक अल्लाह ताला ने ब्रेन के अंदर मैकेनिज़्म रखा हुआ है, तो उसके अंदर कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि स्वेट भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और हमारी जो स्किन है, सर की स्किन है या फेस की, तो उधर कुछ ग्लैंड्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स, तो उनका काम ही ये है कि वो सीबम ऑयल प्रोड्यूस करना। कुछ स्वेट ग्लैंड्स रखे हैं अल्लाह ने हमारे जिस्म के ख़ास हिस्सों में, तो उनका काम ही यही है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एनहाइड्रोसिस, यानी कि पसीना ना आना। तो बेसिकली पसीना आना भी एक कुदरती मैकेनिज़्म है कि आपका अंदर का जो बॉडी टेम्परेचर है वो रेगुलेट होता रहे। अगर हमें पसीना बिल्कुल नहीं आएगा तो हमारा अंदर हाइपरथर्मिया यानी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने की जो एक मेडिकल कंडीशन है वो क्रिएट हो जाएगी, जो कि अगेन बहुत डेंजरस होती है। तो अल्लाह ताला के जो नेचुरल सिस्टम्स हैं उनमें जो है वो इसीलिए बनाए गए हैं कि वो बैलेंस बॉडी का, जिसको हम कहते हैं थर्मल रेगुलेशन, वो मेंटेन करते रहें। तो वो ऑब्वियसली वो अनहेल्दी है अगर किसी को जैसे बिल्कुल पसीना नहीं आ रहा। अच्छा वॉक में नहीं, वैसे ही जैसे आम लोग हैं, हम बाहर जाते हैं तो हमें आ जाती हैं पसीने, तो वो बहुत बेनिफिशियल है, वो बहुत अच्छा है। अगर आपको वॉक के दौरान को ना आए तो, और दूसरों को अगर देखें, दूसरों को बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उनको आ रहा होता है लेकिन चूँकि वो पसीना बहुत ज़्यादा नहीं होता तो उनको महसूस नहीं होता। लेकिन अगर उसको हम कहते हैं इनसेंसिबल लॉस, पसीने को हम वैसे भी इनसेंसिबल, तो अगर उनको आ रहा है लेकिन उनको बहुत ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा, बट अगेन इट्स हेल्दी फॉर देम कि उनकी बॉडी में से स्वेट प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर वाक़तन बिल्कुल नहीं आ रहा तो दे नीड टू गेट चेक फॉर देयर हार्मोन लेवल अगेन कि जी कोई मसला तो नहीं है, तो फिर उसकी मेडिसिन होती हैं।